जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि सहरी का दस्तरखान इस वक्त लगा हुआ है और सबा ने जो खट्टे आलू नहीं सॉरी आधे खट्टे आधे मीठे आलू बनाए थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत हमने एंजॉय किया। सबा क्या है आपके पास बताने के लिए, पहले तो ये बता दें जी। मेरे पास हैं हील्स की तरफ से हैम्पर्स और हील्स की तरफ से बहुत ज़बरदस्त वैरायटी उनके आउटलेट्स पे है जो कि आप विज़िट कर सकते हैं। बिल्कुल जी, विजिट कर सकते हैं। तूबा, कैसा लगा आपको इन्होंने जो डिश बनाई थी, कैसी लगी? बहुत ही मज़ेदार, पक्की बहुत बात ही है। ज़बरदस्त। थैंक यू। सही लड़की बात है। पास हो गई। पास हो गई जी, बिल्कुल पास हो गई जी। शाहिद भाई आप बताएं कैसी थी इनकी बनाई हुई डिश? नहीं, मैं तारीफ़ करना चाह रहा था और थोड़ी कंजूसी कर रहा हूँ तारीफ़ करने में, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया मुझे। कंजूसी क्यों कर कंजूसी क्यों कर रहे हो? बड़ा मासूमाना सवाल किया, कंजूसी क्यों करे? डॉक्टर जुनैरा आप बताएं, खट्टे आलू, आपको मेरा जवाब तो मालूम ही है। खट्टे आलू खट्टे थे वैसे ये? बहुत मतलब नॉर्मल, जैसे सबा ने कहा था कि वो खट्टे आलू की तरह उतने खट्टे नहीं थे। इजीली हम खा सकते हैं इसको। कई लोगों का ऐसा टेस्ट नहीं होता ना, वो बहुत सावर और ऐसी चीज़ें नहीं खा पाते, लेकिन दैट्स परफेक्ट। थैंक बहुत परफेक्ट बनाया। वंडरफुल, माशाल्लाह, वेरी टेस्टी, यमी। अच्छा सबा, बात हो रही है टीचिंग की, आप भी टीचर थी ना वैसे किसी ज़माने में? पढ़ाया, इन्होंने भी पढ़ाया है ना? इंटर के बाद थोड़े टाइम के लिए जो होता है ना फ्री, कितने थोड़े टाइम? 3-4 महीने। 3-4 महीने। तो ये किस तरह के आप मतलब आप छोटी क्लासेस को पढ़ाती थी, बड़ी क्लासेस को? मेरे पास थे 5, 6, 7। 7 क्लास तक के। तो बच्चे कंट्रोल हो जाते थे वैसे आपसे? नहीं होते थे ये वैसे लड़के बेचारी थे, नहीं मानते लड़के थे। थे तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं मानते होंगे। तूबा आप बताएं कैसा था आपका बचपन, कितनी शरारती थी? आज बच्चों को शरारतें करने से आप रोकती हैं, तो आप खुद थी शरारती? मैं ऐसे कोई बहुत ज़्यादा शरारती नहीं थी। अच्छा। बड़ी साबिर किस्म की बच्ची थी मैं अल्लाह अपने घर में। मैंने कोई ऐसी ख़ास शरारती की नहीं है। क्यों? बस मुझे सिर्फ एक साइकिलिंग का शौक होता था ठीक है। और मैंने बहुत ज़्यादा साइकिलिंग की है। छत हो, घर हो, गोल गोल घूमती रहती थी, तो मैंने उसमें खुद कभी से ही गिरी है, खेला चोट लगी है? बहुत दफ़ा। तो वही तो शरारत हो जाती है बड़ों के लिए। हो वही तो कहते सकता हैं, तुम है। शरारतें कर रहे हो, गिरते पड़ते आ रहे हो। हाँ, कभी कभी समटाइम्स ऐसा होता था कि जो है, एक दफ़ा मेरा हाथ भी टूटा है इस चक्कर में, तो मेरे अम्मी अबू बड़े परेशान भी हुए और उन्होंने मुझे बड़ा डांटा कि आइंदा के बाद जो है वो बाहर नहीं जाओगी हाँ, और जो है गिर कर आ गई हैं, इस देखा? तरीके की बातें सुनने को मिली सबको थी। सुनने को मिलती है ना, तभी तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो होगी। जायद भाई आपकी माशाल्लाह शादी हुई भी है माशाल्लाह? जी नहीं, पूछ लेना चाहिए ना भाई, हुई भी है माशाल्लाह शादी? बिल्कुल वही है। अच्छा, तो वैसे आपकी जो मिसेज हैं वो खाना कैसा बनाती हैं? ऐसे ही एक सवाल आ गया मेरे जहन में। खाने में मैं समझता हूँ बिरयानी जो है वो उनकी दी बेस्ट है। ठीक है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी वो बनाती है, वो अच्छा खाना बनाती है माशाल्लाह। बिल्कुल सही, अच्छा खाना बनाती है। बिल्कुल अच्छा। अच्छा, कभी ज़ाहिर है मियाँ बीवी के बीच में नोक झोंक भी हो जाती है, आम बात है, तो आप मनाते हैं या भाभी मनाती हैं? सच बताना है या झूठ बताना है? नहीं, आप सारी ट्रांसमिशन में बैठे हैं, अब तो सच ही बताना पड़ेगा। नहीं हाँ, ये कॉम्प्रोमाइज़ है जो कि दोनों को करना पड़ता है। ठीक है। और दोनों साइड से होना चाहिए। कभी जो है वो ऐसा नहीं है कि एक टिल्ट हो जाए की तरफ। आई थिंक कि बनाना चाहिए भी, और मैं समझता हूँ मनाना भी जो है कि बहुत अच्छा एक आर्ट है। हाँ, मना लें। और मनाना चाहिए इसमें, क्योंकि अगर आप जो है वो साथ रहना डिसाइड कर चुके हैं कि साथ रहना है और देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, तो फिर आपको मनाने में जो There is कोई no हर्ज other नहीं है। option. There is no other option. अच्छा, तो वैसे Exactly. क्या गिफ्ट से मानती हैं, किस चीज़ से मानती हैं वैसे? गिफ्ट से ज़्यादा आई थिंक गिफ्ट से ज़्यादा जो है वो एक अच्छे तरीके से बात करने से जो है वो Apology कर लें। अपॉलॉजी कर ले, ये बात कर लें या पोस्टपोन कर ले चीज़ों को। समटाइम ऐसा भी होता है कि भी है ना, उस वक्त हर चीज़ आर्ग्यूमेंट के ज़रिए जो है वो प्रूफ नहीं कर सकते कि आप राइट हैं या आप रॉन्ग है। तो पोस्टपोनमेंट आई थिंक एक अच्छा चीज़ है कि आपने बातचीत को जो है वो थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर लिया। वो जैसे ही जो है इमोशंस आपके दोबारा जो है वो स्ट्रीमलाइन हो गए, दोबारा अपने पोजीशन में दोबारा आ गए, तो यू कैन वैसे रीस्टार्ट। जावेद भाई मुझे बड़े मासूम से इंसान भी लग रहे हैं। शरारती थे आप बचपन में जावेद भाई? नहीं बिल्कुल शरारतें की हैं, और शरारतों में जो है वो अगर वो नहीं करते तो हम स्ट्रीट स्मार्ट नहीं बन सकते, तो ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी होता है, लेकिन वैसे मैं अपनी ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूँ, बड़े मासूम से इंसान लग रहे हैं। डॉक्टर सुनैरा, आपकी माशाल्लाह शादी हुई भी है, तो आपका होता है कभी ऐसी नोक झोंक? नॉर्मली ऐसे ही जी, होती? ज़रूर, बहुत बहुत ज़्यादा होती। तो फिर बहुत ज़्यादा होती है? अच्छा, तो कौन मनाता कौन है वैसे? कोई भी नहीं बनाता। वो जब भी कभी रूठा, चुप बैठे रहे हम भी, ओके। एक बार मना लेते 100 बार खफा होता। तो हम दोनों से स्ट्रेटजी पे अमल करते हैं। तो खामोशी में गुजर जाता हाँ, है? वो खुद ही चीज़ें रूटीन पर आ कर्फ्यू जाती लगा हैं। रहता है? या आई मीन बेसिकली देखिए, नज़रियाती इख्तिलाफात होते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप किसी को आप बदल तो नहीं लड़ती भी सकते। सीरियस होंगी ना? हाँ, वहाँ लड़ाई भी सीरियस बातों पे Logic होती है, से। लॉजिक्स पे लड़ाइयाँ हो रही हैं भाई। लॉजिक, टीचिंग की आदत है ना। आप भी टीचर नहीं है ना? मैं माशाल्लाह। डीएचयू कॉलेज में काफ़ी तो आप कैसी टीचर थी वैसे? बच्चे डरते थे या बच्चे जैसे इनसे तो डरते ही नहीं थे? डरते नहीं थे, लेकिन बहुत प्यार करते थे और मेरी बात बहुत मानते थे।
वो याद है अभी तक कोई स्टूडेंट ऐसा जो याद बहुत सब यादें। इवन अभी मैं डॉन न्यूज़ पे एक प्रोग्राम करने के लिए गई तो वो जो होस्ट कर रही थी उसने मुझसे कहा आपने मुझे पहचाना मैम? मैंने कहने लगी कि मैं आपकी स्टूडेंट थी। और वो लोग बहुत हंसती रहती थी हर वक्त। तो मैं ज़रा डिफरेंट टाइप की टीचर थी। मैं सोचती थी बिला वजह उनको डांटते रहना, या अब बच्चे हंस रहे हैं, आई डोंट हैव एनी इशू। मैं उनसे ये कहती थी मुझे आपके हंसने से कोई इशू नहीं है, आपका काम बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो अब वो उसने मुझे एक जुमला कहा कि उसने कहा कि मुझे आपका एक जुमला याद है, आपने कहा था हंसते रहो कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी भर हंसता खुश रखे। तो उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते थे और जो मैं बताती थी समझाती थी वो लोग तो फिर उस पे चल जाता है। वैसे डॉक्टर ज़नेरा का एक और स्टूडेंट भी था, इन्होंने मुझे दिखाया, वो हमारा दोस्त था। मैंने कहा ये तो इतना बड़ा सा लगता है, ये आपका स्टूडेंट कब से था? वो काफ़ी हैवी था। और उमर जाफरी है, वो काफ़ी हैवी से थे। इन्होंने जब मुझे तस्वीर दिखाई मैंने कहा आपका स्टूडेंट है, ये तो हमें इतना बड़ा लगता है। लेकिन वो इतने बड़े हो गए कि कोई अगर वो मेरे साथ होंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा कि वो मेरे स्टूडेंट थे। हाँ, थोड़ी ही देर में अज़ान फजर होने वाली है। अपने मुंह से ज़्यादा अच्छे अल्फाज निकालें, दुआएं करें, ना जाने कौन सा वक्त कबूलियत का वक्त हो। तूबा, आपकी जानिब आते हैं, आप मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं, उसके अलावा सोशल मीडिया भी देखती हैं। कितना फ़ायदा होता है ये स्कूल की अगर कोऑर्डिनेशन मीडिया के साथ या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से रहे? देखें, इसमें बहुत फ़ायदा है। अगर हम देखें तो हमारी जितनी भी इंटरैक्टिव लर्निंग है, एक्टिविटीज़ हैं, वो अब हम आसानी से जो है पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है पेरेंट्स हमारे साथ ऑल द टाइम नहीं है। वो जब स्कूल बच्चे को भेज देते हैं तो वो हमारे पास है, हम उसे क्या करा रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं, और इसके पीछे एक पूरी डेवलपमेंट है। अगर हमने बिलफर्ज अगर एक एक्टिविटी कराई है तो उसके पीछे रीज़न है कि आज हमने उनके बच्चे को क्या सिखाया। तो जो चीज़ हमने सिखाई है उस टॉपिक के साथ हम उसे व्हाट्सएप पे डिफरेंट फोरम्स पे उसे सेंड करते हैं ताकि पेरेंट को अवेयरनेस आए कि उनका बच्चा एक्चुअली स्कूल में कर क्या रहा है और हम कौन कौन सी इंटरैक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज़ बेस्ड काम कर रहे हैं उनके साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है आज के दौर में, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड हमने जितनी भी अपनी तालीम को आगे लेके चले वो डिफरेंट ऐप्स के थ्रू लेकर चले, जैसे जूम के थ्रू लेकर चले, हमने ऑनलाइन क्लासेस दी बच्चों को, तो हमने अपने आप को एक्सपोज किया और ये हमारे लिए एक नई चीज़ थी, एक नया टास्क था, एक चैलेंज था, क्योंकि इससे पहले हमने एक बंद कमरे में बच्चे को पढ़ाया था। लेकिन इसके बाद हमें सब ने देखा, पेरेंट्स ने देखा, जहाँ जहाँ बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस ली, इवन कि हमने अपने लेक्चर को यहाँ तक के कॉपी भी किया, रिकॉर्ड किया और वो सेंड भी किए। इवन हमने डिफरेंट फोरम्स पे उसे अपलोड किया, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, अपने पेज पे। तो हमारी हर जगह से लर्निंग थी और हमारी हर जगह से इंटरैक्टिव लर्निंग थी। अच्छा तूबा, मुझे ये बताएं कि ये आप लोग इस तरह के ग्रुप्स बनाते हैं जिसमें सारे पेरेंट्स आपके साथ होते हैं, या जो क्लास टीचर होती है वो कोई ग्रुप बनाती है, अगर सपोज 20 बच्चों को पढ़ा रही है तो उसमें उनके पेरेंट्स को लिया हुआ होता है? एग्जैक्टली। हमारे पास जब बच्चा आता है तो हम सबसे पहले उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अपने पास कंडक्ट करते हैं और उसी हिसाब से हर क्लास टीचर एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाती है जिस पे वो जो चीज़ करवा रही होती है वो वहाँ अपलोड करती है। अब अगर एक टॉपिक से रिगार्डिंग अगर उसकी कोई वीडियो है और उससे वीडियो लेसन शेयर करना है तो वो पढ़ाने के बाद वो वीडियो लेसन भी अपने बच्चे को शेयर करेगी ताकि उसको दोनों तरीके से समझ आए, नॉलेज आए। अच्छा, ये तो चलें, ये वो चीज़ें हो गई। अगर किसी बच्चे की सपोज उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्या उस ग्रुप पे शेयर किया जाता है, अलग से उसको मैसेज किया? देखें, अगर आप बच्चे की बात करें तो हमारे पास 4 काइंड्स ऑफ लर्नर्स हैं। एक वो जो विजुअल हैं, एक वो जो लिसनर्स हैं, एक वो जो साइट रीडर्स हैं और एक वो रीडर्स आर द लीडर्स, ऐसे हैं। तो अब हमें बच्चे को समझना है कि उसकी कौन सी फोकस करना है किस जगह पर। आया अगर वो गुड लिसनर है तो हम उसे वीडियो लेसन के थ्रू समझाएं, और अगर वो गुड रीडर है तो हम उसे डिफरेंट टॉपिक्स देकर समझाएं। हमें लर्निंग उस बच्चे को करानी है हर तरह से, लेकिन ये एक टीचर का चैलेंज और उसका टास्क है कि वो अपने बच्चे को समझती कैसे है, क्योंकि टीचर्स आर द मेकर्स। हम ही इंजीनियर्स बनाते हैं, हम ही साइंटिस्ट बनाते हैं, हम ही डॉक्टर्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है कि आया वो कौन सा लर्नर है, किस तरह से लर्न करेगा। अच्छा, अभी क्या देख रही हैं आजकल आप बच्चे, ये कितना सोशल मीडिया एक्सपर्ट कितने हो चुके हैं? बहुत ज़्यादा। आजकल मैं ये सुनती हूँ पेरेंट्स से कि हमारा छोटा वाला तो बहुत आसानी से हर चीज़ चला लेता है, स्क्रॉल कर लेता है, हमें बता रहे होते हैं, गेम्स डाउनलोड कर लेता है बहुत आसानी से। तो देखें, आहिस्ता आहिस्ता हमारा वक्त चेंज होता जा रहा है। बच्चे ऐसे एक्सपर्ट होते जा रहे हैं जो चीज़ हमें नहीं आती थी वो करना जानते हैं, लेकिन
इतने ज़्यादा इन गैजेट्स का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी नहीं है। हाँ एक डेफिनेटली टाइम कुछ चीज़ों पीरियड में होना चाहिए। कुछ चीज़ों के अंदर गैजेट्स का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं भी है, जैसे कुछ इस तरह के गेम्स होते हैं जो दिमाग में वायलेंस क्रिएट करते हैं, इससे बच्चों को दूर रखें कि फिर बच्चे के दिमाग में वायलेंस चलता रहता है। जावेद भाई, अक्सर पेरेंट्स का ये एक रोना दिखाई देता है कि जी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, फ़ीस बहुत ज़्यादा है, ये क्यों रहता है? ये हम देखते हैं कि अक्सर पेरेंट्स शोर कर रहे होते हैं। ये एक फिक्स एक्सपेंस है जो मैं समझता हूँ कि भाई मंथली आपकी बजट का पार्ट है। तो अब वो आपको खल रहा है देना। वो आपको जो है वो फ्यूल भी देना है, आपको ये भी देना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स भी देने हैं, यूटिलिटीज़ भी देने हैं। तो ये तो एक आपका परमानेंट फीचर है जो आपको देना ही देना है। तो अब आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स को जो है वो नो नहीं कह सकते, वो तो आपको करना है वरना इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, ठीक है। आप गैस के बिल्स को मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप ना नहीं कह सकते। तो फीस भी जो है वो मैं समझता हूँ कि हमारे माइंडसेट का पार्ट होना चाहिए कि ये एक बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट है कि जिसको आपको जो है ना नहीं करना। अच्छा, और जाहिर है जब वो एडमिशन कराने आते होंगे तो उनको पता होता होगा कि फ़ीस कितनी है। एग्जैक्टली। क्या फ़ीसों में एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती हैं या कुछ परसेंटेज है? नहीं, एक परसेंटेज है जिससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते हैं और ये रेगुलेटेड है। उस पर जो है वो 8% तक जो है वो मंथली 8 to 10% ऐसी जो है परसेंटेज है जो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं एनुअली। और तो ये हर एनुअली करते हैं या कभी कभी नहीं भी करते? कोविड में नहीं हुआ, 2 साल जो है वो नहीं हुआ इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी भी जो है वो काफ़ी इसका शिकार हुई। अच्छा, स्कॉलरशिप्स स्कूल्स में अब हैं कि अगर कोई बच्चा बेचारा फ़ीस नहीं दे सकता, उसके साथ मजबूरी है, तो स्कूल मालिकान को तो एक बड़ा ख़तरनाक सा प्रेजेंट करते हैं कि जी पता नहीं कैसे होंगे, तो कुछ करते हैं आप लोग ऐसा या नहीं? नहीं, बिल्कुल हमने अपने तमाम स्कूल्स के अंदर स्कॉलरशिप्स को मैंडेटरी रखा है और 2 किस्म की स्कॉलरशिप्स हैं। एक वो है जो कि मेरिट स्टूडेंट को हम देते हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करता है, ताकि बच्चों को जो है रिवॉर्ड मिले, तो उनकी उस फ़ीस के ज़रिए कुछ बच्चों को 4 महीने की, 5 महीने की, 6 महीने की जो है फ़ीस वेव ऑफ हो जाती है उसकी, कि भाई वो स्कॉलरशिप्स मिल गई इतनी उसको, इसलिए कि उसने अच्छा परफॉर्म किया, किसी इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर वो गोल्ड मेडल लेकर आया या किसी स्विमिंग कंपटीशन के अंदर उसने जो है वो उसको विन किया। तो टू इनकरेज चिल्ड्रन कि भी हाँ ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपका टैलेंट को जो है वो एक्सपोज करेगा। तो इसमें जो है हम स्कॉलरशिप्स देते हैं इनको। दूसरी स्कॉलरशिप की जो फॉर्म है वो है नीडी, और जो सोसाइटी के अंदर लेस प्रिविलेज चिल्ड्रंस हैं उसको हम किस तरह से जो है वही फैसिलिटीज़ दें जो कि प्रिविलेज और फॉर्चुनेट पीपल हासिल कर सकते हैं। तो उसका भी एक परसेंटेज है जो कि हमने सेट किया, और एवरी ईयर जो है हम मेक श्योर करते हैं कि वो परसेंटेज ज़रूर उन नीडी स्टूडेंट्स को मिले। तो ये वो स्कॉलरशिप्स है जो हम यूजुअली रमज़ान के अंदर जो है वो करते हैं, ताकि उसका जो है वो एक इम्पैक्ट पूरे साल में चलता रहे। बहुत सारे दूसरे पेरेंट्स भी इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। ये वो अच्छी चीज़ है कि जो अफोर्डिंग पेरेंट्स हैं वो फील करता है कि भी है ना, मैं बच्चों के किसी की स्टडी पैक्स की जो प्राइस दे सकूं, और खुद आके ऑफ़र करते हैं पेरेंट्स कि भी है ना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ 2 बच्चों की फ़ीस और अपने बच्चे के। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी की बहुत अच्छी वैल्यू है ये पाकिस्तान में ही हमें नज़र आता है ये चीज़ बड़ी, और ये मैं बड़ा खुश हुआ ये बात सुन के। मेंटल हेल्थ के हवाले से कुछ आप लोग प्लान करते हैं कि ज़ाहिर बच्चा आता है, उसकी हर किसी की अलग साइकी है, कोई इतना वायलेंस वाले गेम खेल के आदत है कि वो उसके अंदर वायलेंस क्रिएट हो जाता है, कुछ मेंटल हेल्थ के हवाले से काम कर रहे हैं हम? मेंटल हेल्थ के लिए हमने मेंटल हेल्थ काउंसलर का जो है वो एक रोल स्कूल में डेवलप किया है, जिसके ज़रिए वो टीचर जो कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो किस तरह से बच्चों का जो है वो इन एरियाज़ को देख सके कि भी हाँ एक बच्चा अगर हाइपर एक्टिव है तो उसकी क्या रीज़न है, बजाय इसके कि हाइपर एक्टिव बच्चे को आप मार कर या जो है वो उसको ज़बरदस्ती फोर्सफुली उसको खामोश करा के आप जितना भी उसको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, आपको जो है वो नेगेटिव एनर्जीज उसके अंदर से होता है बच्चा वो, और आपको अब ये समझना है कि भाई वो बच्चा हाइपर क्यों है। अगर उसके घर में कोई ऐसा इन्वायरमेंट इस किस्म का है कि भाई पेरेंट्स के बीच में लड़ाई चल रही है, या वो कोई ऐसी चीज़ लर्न करके आ रहा है दोस्तों से, या उसका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है कि जो उसको हाइपर एक्टिव बना देता है कि भाई वो कम्प्लीटली इन्वॉल्व है किसी चीज़ में, या वो ऐसे इन्वायरमेंट से आ रहा है जहाँ पर उसने हमेशा लड़ना ही सीखा है, तो वो कुछ चीज़ है जो कि आपको आइडेंटिफाई करनी है। अब ये आइडेंटिफाई टीचर नहीं कर सकता, आम टीचर नहीं कर सकता, आम टीचर के पास जो है वो एग्जैक्टली तो हम काउंसलर्स की पोजीशंस होती हैं जो कि उसको इवेलुएट करती हैं, अंडरस्टैंड करते हो, जहाँ जहाँ नीड होती है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के लिए तो हम उनको एक्सपर्ट की तरफ भी भेजते हैं कि भाई हाँ ये हेल्थ एक्सपर्ट्स ही इसको जो है वो, तो हम पेरेंट्स को बुलाते हैं, कहते हैं कि भाई हमें ऐसा लगता है कि भाई आपके बच्चे को जो है वो किसी हेल्थ एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए।
और पेरेंट्स भी कोऑपरेट करते समझते हैं। Definitely. और मैं ख्याल से रीज़नेबल पेरेंट जो होते हैं वो उसको समझते हैं कि भाई हाँ, अगर कोई चीज़ आइडेंटिफाई हुई है स्कूल से और रेगुलर बेसिस पे उसकी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो हमें किस तरह से इसको, और एक अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। कुछ पेरेंट्स डेफिनेटली इसको अग्री नहीं करते कि भाई हमारा बच्चा घर में तो बिल्कुल ठीक होता है। हाँ। वो घर में इसलिए ठीक होता है, घर का इन्वायरमेंट इतना जो है वो टाइट होता है कि उनके पास कुछ बोलने के लिए स्पेस नहीं होता। तो जैसे ही वो बच्चा घर से बाहर निकलता है और क्लासरूम में आता है, तो वो अपने आप को जो है वो वहाँ पर वेंटिलेट करता है, और जब वहाँ वेंटिलेट करता है तो नज़र आता है कि एक बच्चा 2 किस्म के पर्सनालिटीज़ के अंदर रहता है। बिल्कुल। घर के अंदर डिफरेंट पर्सनालिटी है और स्कूल के अंदर कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी। बिल्कुल तो जी। इसको जो है वो मेंटल हेल्थ के ज़रिए, मेंटल हेल्थ के लिए जो काम हो रहा है, एक बड़ा अच्छा काम हो रहा है। और मैं तमाम पेरेंट्स से भी ये कहना चाहता हूँ कि भाई अल्लाह ना करे, इसका मकसद ये नहीं कि आपका बच्चा पागल है या उसको साइकोलॉजिकल वो है। ये एक बच्चे की एज होती है, जब अमूमन ये होता है कि एक बच्चा होता है, उसका घर में जब दूसरा बहन भाई आता है तो उसकी बॉडी में चेंजेस आएंगी, आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी, ज़ाहिर इंपॉर्टेंस कम होगी। तो इस वजह से अगर स्कूल में ये चीज़ हो रही है तो बहुत अच्छी है, और इसको कभी गलत उसमें नहीं लेना चाहिए। खुदा न खास्ता कि बच्चा पागल नहीं है, लेकिन ज़ाहिर एज के साथ बच्चे के अंदर भी चेंजेस आती हैं। डॉक्टर ज़ुनैरा, जैसे अगर कोई, जिसके सर ने बताया कि जी बहुत से पेरेंट्स अफोर्ड करते हैं दूसरों की फ़ीस, अगर किसी गरीब बच्चे का कोई तालीम की अखराजात उठाता है, उसके लिए क्या सवाब है? बेइंतहा सवाब है, सदका जारिया है, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि देखिए, इल्म से बड़ा तो कोई सदका ही नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसका नामा आमाल लपेट दिया जाता है, यानी कि उसका जो एक एक अमल लिखा जा रहा था शब रोज़, वो चैप्टर क्लोज़ हो गया। लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं जो उसके मरने के बाद भी वो सवाब का सिलसिला जारी रहता है, क़यामत के दिन तक वो ख़त्म नहीं होगा। वो क्या है? फरमाया, नेक औलाद जो माँ बाप के लिए दुआ करती रहती है मग़फ़िरत की। जब तक वो औलाद नेकियां कर रही है, ज़िंदा है और दुआएं भी कर रही है, दोनों सूरतों में माँ बाप को हर दिन उसका अजर व सवाब नसीब होता है। फिर फरमाया सदका जारिया, कि वो नेकी या ऐसा काम जो किसी की गैर मौजूदगी में भी जारी रहे। सदका जारिया से मुराद एक ऐसी नेकी और एक वेलफेयर का ऐसा काम होता है जो हमारी गैर मौजूदगी में भी चलता रहता है। तो उसका सवाब जब तक वो काम होता रहेगा, लोगों को उससे फैज़ मिलता रहेगा, तो जिसने ये काम शुरू किया था उसको सवाब मिलता रहेगा। और तीसरी चीज़ है इल्म, इल्म नाफ़े, कि जो इल्म हम किसी को दे देते हैं, अब चाहे वो हम डायरेक्टली उसको देते हैं या हम उसको दिलवा देते हैं, तो दोनों सूरतों में वो इल्म जो हमारी वजह से हम सोर्स बने, हम वसीला बने, जब तक वो शख्स वो इल्म हासिल करता है और यकीनन उसकी ज़िंदगी में उससे जो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, जो अच्छाइयाँ आती हैं, हमें भी अजर व सवाब मिलेगा। और बाकी कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है, उसका बुनियादी हक़ है, उसके लिए हमें उसको चाहे दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, दोनों सूरतों में हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा मुझे एक चीज़ क्लियर कीजिएगा, जो आपने शुरू में कहा कि नेक औलाद, अब कभी कभी ऐसा सीन होता है कि माँ बाप बेचारे बहुत नेक होते हैं, शरीफ भी होते हैं, वो अपने बच्चों पर तवज्जो भी देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चा जो है वो गलत सोबत में बैठ गया, बिगड़ जाता है और फिर माँ बाप का इंतकाल हो जाता है, तो क्या फिर माँ बाप को सवाब नहीं मिलेगा? फिर भी जो वो नेकी करेंगे, जब भी करेंगे, माँ बाप को उसका सवाब ज़रूर मिलेगा। अच्छा, दूसरा एक होता है असातिज़ा का एहतराम की हमने बात की, जो अपने असातिज़ा का एहतराम नहीं करते, इनके लिए हुक्म क्या है? दीन इस्लाम में तो जैसे अभी हमने बात की वाज़े तौर पर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतनी तलकीन फरमाई अपनी उम्मत को कि अगर कोई ऐसा शख्स आता था जो काज़ी वक्त है, तो आप फरमाते थे उसके अदब के लिए खड़े हो जाओ। और मौला अली करमल्लाहु वजहू का कौल है कि अगर तुम्हें कोई एक हर्फ भी सिखा दे, तो अगर वो तुम्हें अपना ग़ुलाम बनाना चाहे तो तुम उसके ग़ुलाम बन जाओ, अगर वो कहे मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ तो आज़ाद हो जाओ। तो ये इतनी बड़ी बात थी कि एक हर्फ भी अगर आप किसी से सीखते हैं, आप उसका अदब एहतराम करें, उसके आगे ना चलें। बड़े बड़े औलिया उज़्ज़ाम के इसमें हमें वाक़यात मिलते हैं जिन्होंने अपने उस्ताद का अदब किया। मैं ये समझती हूँ कि जो उस्ताद का अदब नहीं करते, उनकी सज़ा उनको कोई और नहीं देता, इनफैक्ट वो खुद ही अपने आप को एक सज़ा देते हैं, और वो ये कि उनको कुछ हासिल नहीं होता। कभी आपने कोई बेअदब बदतमीज़ स्टूडेंट कभी कुछ बनते हुए देखा है कि उसने कुछ गोल अचीव कर लिया हो या वो बड़ा ही सेटिस्फाइड ज़िंदगी गुजारा? हाँ, पैसा उसके पास बहुत आ गया हो तो ये गोल बहाल नहीं है, ये गोल की क्राइटेरिया नहीं है। तो ये चीज़ होती है कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि बाज़ जो उलमाए दीन है वो फरमाते हैं कि यूँ समझ लीजिए कि जो अदब है उस्ताद का वो दरख्त है, और जो इल्म है वो फल है। तो जब दरख्त ही नहीं होगा तो उस पर फल कहाँ से आएगा? तो जिसको अदब होगा उसी दरख्त पर फल लगेगा। जो अदब करेगा वही इल्म सीखेगा और वही उस इल्म से दुनिया और आखिरत में नफ़ा उठाएगा। बिल्कुल जी, बात हो रही थी तालीम और असातिज़ा का एहतराम।
बात ये होती है कि जी जैसे कि डॉक्टर ज़ुनैरा ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि हम अब ये कह दें कि जी पहले के दौर में होता था अब नहीं होता, नहीं जी, दौर का इससे ताल्लुक़ नहीं है, एक आपकी तरबियत का ताल्लुक़ है। और दूसरा ये कि जो लोग अपने असातिज़ा का एहतराम करते हैं, सवाब तो अपनी जगह, लेकिन वो ज़िंदगी में कामयाब ज़रूर होते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि जी ये पहले के दौर की बातें हैं, ये दखियानूसी बातें हैं, तो ये एक बहुत ही ऐसी बात है कि जिस पे हम डिबेट ना करें तो बेहतर है। और जहाँ तक तालीम का सवाल है, तालीम सीखिए, लेकिन तालीम से भी कुछ सीखिए। ये नहीं कि आप बहुत तालीम याफ्ता हो जाएं तो आप में गुरूर आ जाए, एरोगेंसी आ जाए। ये तमाम चीज़ें आपको तबाही की तरफ लेके जाती हैं। आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी नशिस्त में आए और इसी तरह आप तालीम की खिदमत करते रहें और बच्चों के साथ इसी तरह शफ़क़त से पेश आते रहें। हमारी नशरियात का वक्त इस वक्त ख़त्म हो गया है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान